अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 15, एक नया क्वेश्चन 2014 का रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2। हमारा ये न्यू पेपर पैटर्न है। जो पेपर पैटर्न आप लोगों का चलता है वही पेपर पैटर्न है। ये क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी का। इसकी रिक्वायरमेंट है, लिखा हुआ है मेक एंट्रीज इन जर्नल। एंट्रीज बनानी है जर्नल में। कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं इन्होंने। अच्छा, जो इसका पहला कॉलम दिया हुआ है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर एक नई चीज और आई है। पहला कॉलम जो है वो डेट का नहीं है। पहला कॉलम यहां पे डेट का नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन में अगर आप नजर दौड़ाएं तो कोई ईयर नहीं है, कोई मंथ नहीं है, कोई डेट नहीं है, सीरियल नंबर वाइज दिया हुआ है। लिखा हुआ है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कंप्लीटेड बाय मिस्टर साद अ सोल ट्रेडर। ये ट्रांजेक्शंस कंप्लीट किए हैं मिस्टर साद ने। नाम आ जाएगा मिस्टर साद। जनरल जर्नल। पहली ट्रांजैक्शन है इन्वेस्टेड ₹5 लाख। ये मेंशन नहीं किया कि क्या चीज इन्वेस्ट की है, तो ऑब्वियसली कैश इन्वेस्ट किया होगा 5 लाख। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि क्या चीज इन्वेस्ट किया है तो हम एज्यूम करेंगे कैश इन्वेस्ट किया है। बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट किया है, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। आगे नाम आ जाएगा ओनर का साद। कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगा 5 लाख। कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट में आ गया। जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो कैपिटल कहलाता है। कैपिटल इंक्रीज होके क्रेडिट में आ जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 2, ओपन बैंक अकाउंट विद ₹3,50,000। बैंक अकाउंट ओपन किया है 3,50,000 से। कैसे ओपन किया? कैश को डिपॉजिट करा दिया बैंक में। आप जब अपने कैश को बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो आपका बैंक इंक्रीज हो जाएगा और कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो बैंक हो जाएगा डेबिट, एसेट्स है। कैश डिक्रीज होके आ जाएगा क्रेडिट में। अमाउंट है 3,50,000। opened a bank account with cash। ट्रांजैक्शन नंबर 3, नरेशन। मैंने ये पहली एंट्री में पास नहीं की थी, सेकंड में मैंने पास किया है। आगे क्योंकि थोड़ी सी स्पेस कम है और नरेशन में आप लोगों को काफी क्वेश्चन में करवा चुका हूं, तो अब मैं जितनी भी एंट्रीज है वो बगैर नरेशन के आप लोगों को कराऊंगा। ओरली मैं आप लोगों को नरेशन बता दूंगा। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अली ऑन क्रेडिट 45,000 एंड कैश 33,000। अगेन इसी टाइप की एंट्री हमारी लेक्चर नंबर 13 में भी मौजूद थी। गुड्स कहते हैं मर्चेंडाइज को। गुड्स और मर्चेंडाइज एक ही बात है। मर्चेंडाइज इन्होंने खरीदी, गुड्स खरीदी फ्रॉम मिस्टर अली। मिस्टर अली से ऑन क्रेडिट उधार पे 45,000 की और कैश पे 33,000 की। अब अगर मैं दोनों एंट्रीज को ये रफ में सेपरेट बनाना चाहूं तो क्या एंट्री बनेगी? पहली एंट्री बनेगी परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। मर्चेंडाइज खरीदी है इन्होंने ऑन क्रेडिट 45,000 की, परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट।
और फिर इन्होंने मर्चेंडाइज खरीदी है कैश पे, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये अमाउंट है 33,000। अब मैं अगर इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करता हूं तो डेबिट में सेम चीज आ रही है, परचेजेस 45,000 33,000, तो यहां पे परचेजेस हो जाएगा डेबिट 45 प्लस 33 78,000। अकाउंट पेबल, यहां लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 45,000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 45,000, और कैश डिक्रीज होके क्रेडिट में चला जाएगा, ये भी हमारा एसेट्स है, डिक्रीज हो रहा है 33,000। ट्रांजैक्शन नंबर 4, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट 55,000 एंड कैश 23,000। गुड्स मर्चेंडाइज को कहते हैं, इन्होंने ऑन अकाउंट 55,000 की सेल की और कैश पे 23,000 की। इन दोनों एंट्रीज को भी मैं रफ में पहले सेपरेटली बनाऊंगा, फिर इसको कंबाइन करके यहां पे बनाऊंगा। लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट 55,000, मर्चेंडाइज 55,000 इन्होंने उधार पे बेची, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 55,000, और कैश पे बेची है गुड्स, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट 23,000। ये मैंने दोनों ट्रांजैक्शंस को सेपरेट यहां पे रफ में बनाया। अब इनको कंबाइन करके मैं वहां कैसे बनाऊंगा, अकाउंट रिसीवेबल 55,000 डेबिट, कैश डेबिट 23,000, सेल्स दोनों में क्रेडिट हो रही है तो इसको मैं कंबाइन करके लिख दूंगा 55 और 23 78,000। ट्रांजैक्शन नंबर 5, पेड फॉर इंश्योरेंस 26,000 थ्रू चेक। इंश्योरेंस के पैसे दिए चेक के थ्रू। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, इंश्योरेंस कराया इंश्योरेंस कंपनी से, वो हमें अपनी सर्विसेज दे रही है, उसके बदले हम पैसे पे कर रहे हैं। इंश्योरेंस भी हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस इंक्रीज होके आता है डेबिट में, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और कैश डिक्रीज होके आ जाएगा क्रेडिट 26,000। सिक्स ट्रांजैक्शन, परचेज कंप्यूटर 32,000, कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर इक्विपमेंट कहलाता है, कंप्यूटर खरीदा, इनके पास एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, इसको इक्विपमेंट के नाम से डेबिट करेंगे, इक्विपमेंट डेबिट। कुछ नहीं लिखा हुआ कि कैसे खरीदा है, तो कैश पे खरीदा होगा, इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 32,000। सेवन ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस थ्रू अ चेक 12,000। कमीशन रिसीव किया, इसको ऐसे समझ लें, आप लोगों की स्टेट एजेंसी है, आप लोगों का रूल ये होता है कि आप लोग कोई चीज दिलवाने से पहले, जैसे आप लोगों ने किसी को फ्लैट दिलवाना है, दुकान दिलवानी है, आप लोग पहले से कमीशन ले लेते हैं, एडवांस ले लेते हैं। रिसीव कमीशन एडवांस, आप लोगों ने कमीशन एडवांस ले लिया। अच्छा, जो कमीशन आपको मिलेगा, स्टेट एजेंसी है, आप लोग किसी को भी कोई फ्लैट दिलवाएंगे, दुकान किसी को दिलवाएंगे, उससे जो कमीशन मिलेगा वो आपकी इनकम है, वो आपकी इनकम है। आप लोगों ने कमीशन रिसीव किया इन एडवांस, एडवांस में थ्रू अ चेक, चेक के थ्रू 12,000।
अब एक बात गौर से सुनिएगा, चेक रिसीव हुआ, इसी पैराग्राफ के अंदर आगे ये मेंशन नहीं है कि ये बैंक में जमा हुआ है या नहीं हुआ। चेक आप लोगों को रिसीव हुआ और ये मेंशन नहीं है कि ये बैंक में जमा हुआ है या नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। तो जो चेक हमें रिसीव हो और उसी दिन बैंक में जमा ना हो, उसको हम किस नाम से डेबिट करेंगे? कैश। हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमारे पास कैश इंक्रीज हो रहा है। अगर लिखा हुआ होता रिसीव अ चेक और उसी के आगे लिखा हुआ होता डिपॉजिट इनटू द बैंक, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, चेक मिला, बैंक में जमा भी करा दिया, तो हमारा बैंक इंक्रीज हो जाता, क्योंकि वो पैसे हमारे बैंक में आ जाते, बैंक इंक्रीज होके बैंक के नाम से डेबिट होता। अभी चेक मिला, बैंक में जमा नहीं कराया, अभी हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? इस चेक को हम कैश कराएंगे, तो हमारे पास क्या चीज इंक्रीज होगी? कैश। तो जब भी चेक रिसीव हो और बैंक में डिपॉजिट ना कराया जाए सेम डे, तो उसको किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? कैश। कमीशन आप लोगों ने लिया, कमीशन हमारी इनकम होती है अगर हम रिसीव करते हैं। कमीशन एडवांस में रिसीव किया है, तो इसको कमीशन इनकम के बजाय एडवांस कमीशन लिखेंगे, क्योंकि वजह यह है कि अगर आपने ये एडवांस में कमीशन लिया है और आप उस पार्टी को फ्लैट, फर्ज करें फ्लैट दिलवाना है, आप नहीं दिलवा सके, आपको फ्लैट दिलवाना है और आप नहीं दिलवा सके, तो आपको ये कमीशन उसको वापस करना पड़ेगा। तो अभी ये आपकी इनकम नहीं बनी। आपने उस पार्टी से ये बोला कि मैं तुम्हें फ्लैट दिलवा दूंगा, मेरी एजेंसी है, मैं फ्लैट दिलवा दूंगा, कमीशन पहले से दे दो, उसने आपको दे दिया, क्या आपकी इनकम बन गई? अगर आप फ्लैट नहीं दिलवा सके तो आपको ये कमीशन उसको क्या करना पड़ेगा? वापस। तो आप इसको क्रेडिट में कमीशन इनकम के बजाय किस नाम से लिखेंगे? एडवांस कमीशन। अगर इस ट्रांजैक्शन में एडवांस की टर्म नहीं होती, सिर्फ लिखा हुआ होता रिसीव कमीशन, तो हम इसको कमीशन इनकम लिखते। तो कमीशन एक ऐसी चीज है, जब हमें इसको पे करना होता है तो ये हमारा एक्सपेंस होता है। अगर लिखा हुआ होता पेड कमीशन, कमीशन हमने पे किया, तो ये हमारा एक्सपेंस है। अगर रिसीव किया तो ये हमारे लिए एज अ इनकम है। इसके बाद वाली ट्रांजैक्शन समझने वाली है बहुत ज्यादा। इशूड अ चेक ऑफ ₹44,500 टू मिस्टर अली। मिस्टर अली को 44,500 का चेक इशू करा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 45,000। इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट टोटल अमाउंट कितना देना था। फुल सेटलमेंट टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देने कितने थे, दिए कितने, लेने कितने थे, लिए कितने, इसका मतलब होता है फुल सेटलमेंट। इशूड अ चेक, आप लोगों ने चेक दिया ₹44,500, 44,500 का टू मिस्टर अली, मिस्टर अली को। यहां तक रुकते हैं। अली को जब ये चेक दिया तो अली ये पैसे आपके बैंक से निकलवाएगा, तो आपके बैंक से अमाउंट क्या हो जाएगा? कम, आपका बैंक डिक्रीज हो जाएगा, तो बैंक हमारा एसेट से डिक्रीज हो जाएगा। अली को क्यों चेक दिया होगा? कोई लायबिलिटी हमारे ऊपर होगी जिसकी अब हम पेमेंट कर रहे हैं। इसका लिंक हमारा बन रहा है एंट्री नंबर 3 से। एंट्री नंबर 3 में हमने मर्चेंडाइज खरीदी थी अली से, लिखा हुआ भी है उसमें अली का नाम, उधार पे और कैश पे, अकाउंट पेबल क्रेडिट आ रहा था। ये 45,000 हमें पे करने थे। अब हम उसको चेक दे रहे हैं, तो हमारे ऊपर से ये लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अब हम पेमेंट कर रहे हैं उसको, तो लायबिलिटी कम होके आ जाएगी डेबिट, अकाउंट पेबल डेबिट। फुल सेटलमेंट, टोटल अमाउंट कितना खत्म हो गया हमारे ऊपर से? 45,000। हमारे ऊपर से लायबिलिटी कितनी खत्म हो गई? 45,000। उसको चेक दिया 44,500 का, बाकी अमाउंट उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, बाकी अमाउंट उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। इसको किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? परचेज डिस्काउंट। 500 रुपए
और 44,500 का चेक दिया है, ये अमाउंट हमारे बैंक से डिक्रीज होके क्रेडिट में चला जाएगा। दोबारा समझें, मिस्टर अली को ये 45,000 पे करने थे, लायबिलिटी इंक्रीज हुई हुई थी 45,000, अब ये पेमेंट कर रहे हैं अली को, तो लायबिलिटी हमारे ऊपर से क्या हो गई, कम। लायबिलिटी कम होके कहां आ गई, डेबिट 45,000। चेक कितने का दिया है, 44,500 का, तो 500 रुपए कहां चले गए, 500 रुपए कम दिए हैं। 500 रुपए मतलब उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। आप किसी को पैसे दे रहे हैं और कम दे रहे हैं और बाकी अमाउंट उसने आपको डिस्काउंट दे दिया, तो वो आपके लिए एक फायदा है, इनकम है। इनकम कहां पे आती है, क्रेडिट में। इसको किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट हमारी इनकम है, क्रेडिट में आएगी 500, क्योंकि हमारे पैसे 500 रुपए बच गए। चेक दिया है, चेक के पैसे कहां से जाएंगे, बैंक से। बैंक डिक्रीज होकर हमारा कहां चला जाएगा, क्रेडिट में 44,500। डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर होनी चाहिए, 45,000 और 45,000। जब हम किसी को हमें पैसे देने हैं, हम लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं और उसने कुछ पैसे कम ले लिए, कुछ पैसे यानी कि उसने हमें छोड़ दिए, माफ कर दिए, तो वह हमारे लिए एक फायदा है और इस फायदे को इनकम कहते हैं। और ये इनकम किस नाम से क्रेडिट होगी, परचेज डिस्काउंट। इसको किस नाम से हमेशा रिकॉर्ड करेंगे, परचेज डिस्काउंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने 2014 रेगुलर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इसके अंदर 2-3 ट्रांजैक्शन थोड़ी सी नई आई हैं, एक एडवांस कमीशन वाली है, एक हमारी ये वाली ट्रांजैक्शन आई है। और इसके अंदर एक चीज और जो नई हमें नजर आई है वो ये है कि डेट हमें गिवन नहीं थी, तो हमने पहला कॉलम क्या बनाया है, सीरियल नंबर। अगर आपको क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं होती तो आप पहला कॉलम कौन सा बनाएंगे, सीरियल नंबर का, और उसके अंदर इस तरीके से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 करके। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को रिपीटेडली मैं मशवरा दूंगा कि एक दफा समझने के बाद इसको खुद भी सॉल्व कीजिएगा। एक रफ रजिस्टर बना लें, एक रजिस्टर फेयर बना लें। फेयर रजिस्टर में जो लेक्चर हमारा चल रहा है उसको कॉपी करते रहें और समझते रहें। रफ रजिस्टर में उन्हीं क्वेश्चंस को जो मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ उनको खुद भी सॉल्व करें 5 ईयर से बगैर देखे, उसको रजिस्टर में अपने फेयर रजिस्टर से बगैर देखे रफ रजिस्टर में वो क्वेश्चन सॉल्व करें और सॉल्व करके देखें कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हो रही है। उम्मीद है अच्छी खासी प्रैक्टिस आप लोगों की हो गई होगी। 1-2 लेक्चर्स के बाद इंशाअल्लाह ताला मेरी ये प्लानिंग है कि 2 लेक्चर्स और हमारे लगेंगे। 2 लेक्चर्स के बाद हम लोग टी अकाउंट की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि टी अकाउंट जब हम लोग कर रहे होंगे तो उसके अंदर भी हमारा जर्नल पहले बनेगा, फिर उसके बाद टी अकाउंट बनेगा। तो वहाँ पे भी हमारा जर्नल टी अकाउंट में भी कंटिन्यू रहेगा। तो टी अकाउंट जब हम लोग करेंगे तो जर्नल जो है वो हमारा साथ साथ चलता रहेगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा चैप्टर नंबर 2 भी साथ साथ स्टार्ट हो जाएगा। इसकी मुझे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अकाउंटिंग को बहुत ज़्यादा टाइम दें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और बाकी सब्जेक्ट को भी जाहिर सी बात है टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। नोट्स वगैरह अगर आप लोगों ने ले लिए हैं तो नोट्स वगैरह से जो है लर्निंग सब्जेक्ट को भी याद करना स्टार्ट करते हैं। बाकी टीचर्स भी आप लोगों को साथ साथ जो है वो चीज़ें लेके चल रहे हैं। इकनॉमिक्स हो गई, POC हो गई, इसी तरीके से उर्दू है, इंग्लिश है, तो उनकी भी प्रिपरेशन साथ साथ शुरू करते रहें। जिसको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ज़्यादा है मैं ये बोलूँगा कि वो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा कंसंट्रेट करें, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा देखें। ज़्यादा देखने से फ़ायदा ये होगा कि जब आप उसको ज़्यादा लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर उसको आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से किसी भी किस्म का कोई फीडबैक आपको देना हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के पास मेरा मौजूद है, तो आप मुझसे किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको आपका रिप्लाई करूँगा। मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। एक आध एंट्री का मसला है व्हाट्सएप कर लें, ज़्यादा मसले हैं कॉल कर लें। अगर मैं क्लास में नहीं हुआ, फ्री हुआ, उस टाइम पे मेरा कोई लेक्चर नहीं चल रहा हुआ तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको फौरी तौर पे रिस्पांस दे दूँगा। और अगर लेक्चर मेरा चल रहा हुआ तो फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं आपको कॉल बैक
कर लूँगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, मैंने इससे पहले भी कहा था, कोशिश करें व्हाट्सएप कॉल ना करें। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, बाद औक़ात स्टूडेंट व्हाट्सएप कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट है, नाम आपका सेफ नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर आपका सेफ नहीं है, तो जब भी मैसेज करें, एक स्टूडेंट तो वो होता है जिसके रेगुलर बेसिस पे मैसेजेस आ रहे हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, यूटी कैंपस का है, नॉर्थ का है, बहादुराबाद का है, कहाँ का है। जब भी आप लोग मैसेज करें तो पहली दफ़ा मैसेज करें तो आप लोग ज़रूर अपना नाम, क्लास और कैंपस कौन सा है ये ज़रूर मैसेज किया करें। अगर पहला मैसेज कर रहे हैं तो ये ज़रूर आप लोग मुझे बताएं कि क्लास कौन सी है, कैंपस कौन सा है, नाम क्या है। तो ताकि उससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम लोग नाम सेव करते हैं, अगर हमारे पास एक पूरी डायरेक्टरी हम लोग बनाई भी होती है तो उसमें नाम के आगे ये मेंशन कर देते हैं यूपी। यूपी क्यों? नाम के आगे मेंशन कर दिया नॉर्थ, नाम के आगे मेंशन कर दिया बहादुराबाद। रीज़न ये होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होती हैं और रेगुलर क्लासेस में किसी स्टूडेंट का मैसेज आता है तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है नॉर्थ कैंपस अलग चल रहा है, यूपी कैंपस अलग चल रहा है, टॉपिक आगे पीछे अलग अलग चल रहे हैं या क्वेश्चन आगे पीछे अलग अलग चल रहे हैं, तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है ये यूपी का स्टूडेंट है, ये नॉर्थ कैंपस का स्टूडेंट है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। फिर आपसे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।